दोस्तों, हम लोग अपने YouTube चैनल एसआई की तैयारी के माध्यम से पढ़ने की जगह तैयारी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी। उसी क्रम में आज हम समाधान के स्रोत के लिए ये पार्ट 2 वीडियो है। पहले पार्ट में हम लोगों ने ब्रिटेन, अमेरिका के समाधान से कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं वो सब देखा है और उन्हें ट्रिक से याद किया है। उसके अलावा हम लोगों ने समझा है कि हम लोगों ने समाधान बाहर से कैसे लिया, इस पे B.R. अम्बेडकर क्या बोले, P. हनुमंतैया साहब क्या बोले, सबका अलग अलग विचार हम लोगों ने सुना है। आज हम एक ओवरव्यू के माध्यम से आपको समझाया था कि आपको यदि समाधान सभा के जो स्रोत हैं, समाधान के स्रोत हैं, उन्हें याद रखना है तो ऐसे समझना होगा। हमें 10 देशों के समाधान से लिया गया हमारा समाधान है, तो उसमें मानना होगा कि आप एक कॉलेज को इमेजिन कीजिए। उस कॉलेज में क्या है, छात्र नेता का चुनाव चल रहा है, तो वहाँ छात्र नेता कौन बन रहा है, अमेरिका छात्र नेता बना है। उस कॉलेज का प्रिंसिपल ब्रिटेन है, वाइस प्रिंसिपल कनाडा है, और स्पोर्ट्स का टीचर उस कॉलेज में टीम वर्क की भावना की बात करने वाला ऑस्ट्रेलिया है, और आपका नीति से संबंधित एथिक्स का टीचर, सोशल साइंस का टीचर ये कौन है, आपका आयरलैंड है। आपको बस इतना याद रखना है, बाकी सब हम आपको समझा देंगे। देखिए, हम आज का ये लेक्चर 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक तो इन ब्रिटेन को और यूएसए को या इनके सब स्रोतों को एक दूसरे से तुलना करेंगे। तुलना कैसे करेंगे आप समझिए। जैसे हमने जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया है जापान से, तो क्या है, दूसरे देश से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया है, तो इन सब में अंतर समझेंगे। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, जैसे ये है ब्रिटेन से हम संसदात्मक शासन प्रणाली लिया, ये अपने आप में पूरा एक अध्याय है। नागरिकता ये भी अध्याय है। नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से 51 है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन इनके हल्के हल्के से हम 15 से 20 आर्टिकल की भी चर्चा यहाँ पे करेंगे, जिससे क्या हो, आपको आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। अब आप पूछेंगे क्या आप सर नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ाएंगे नहीं, जो आर्टिकल की बात यहाँ करेंगे? क्या राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आप हमें नहीं बताएंगे आगे? हम बिल्कुल बताएंगे, लेकिन यहाँ आपको हम आर्टिकल्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आर्टिकल्स मेरा जिम्मेदारी आपको पढ़ाना नहीं, मेरी जिम्मेदारी है आपको तैयारी कराना और तैयारी के बाद सफलता दिलाना। तो अब आर्टिकल्स क्या है, यहाँ से थोड़ा याद करना चालू हो जाएंगे, तो वहाँ मेन चैप्टर पर जाएंगे तो हम आपको एकदम रटा के ख़त्म कर देंगे। वो चिंता नहीं कीजिए, पूरा संविधान खत्म होगा, आपको पूरा याद भी हो जाएगा। आप 100 में से संविधान के 100 क्वेश्चन उठा लेना, IAS के क्वेश्चन उठाना, ठीक है, उससे नीचे के मत उठाना, 80+ सही कर लेंगे, ठीक है, देख लेना आप। अब चलो चालू करते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं आयरलैंड की, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आयरलैंड को आप ऐसे समझिए एथिक्स का टीचर है। तो आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया, नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली है, राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र से जो व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है वो हमने आयरलैंड से लिया है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर का मनोनयन आप जानते हैं, लता मंगेशकर का मनोनयन आप जानते हैं, ठीक है। अब इसे आप याद कैसे रखेंगे कि आयरलैंड से क्या लिया है हमने? तो आप ऐसे सुनिए, आयरलैंड कौन है, एथिक्स का टीचर है। तो एथिक्स से संबंधित होता है नीति, तो नीति निर्देशक सिद्धांत आप आयरलैंड से लिए, एक बात। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य के, कला के, विज्ञान के, समाज सेवा के इन क्षेत्रों का जो मनोनयन होता है 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, क्या आप बता सकते हैं? तो यह है आर्टिकल 80 का 1, ठीक है, 80 का 1। तो आप इसे, ये याद रखने वाली चीज़ है, इसे थोड़ा याद रख लीजिए। अब 80 के तहत हमने 12 सदस्यों का मनोनयन किया है राष्ट्रपति ने। अब क्या होगा, राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। हमारे यहाँ राष्ट्रपति 5 साल के लिए निर्वाचित होता है। ब्रिटेन की तरह परमानेंट हमारे यहाँ नहीं होता है, जैसे ब्रिटेन में राजा हमेशा बना रहता है, वैसे तो हमारे यहाँ है नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, निर्वाचक मंडल बैठा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ठीक है। जो सभी राज्यों की जो विधानसभा होती है वो राज्यसभा अलग होती है, ठीक है, राज्यसभा वहीं केंद्र में होती है। जो संसद के 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन सब के सदस्य जाते हैं, इन सब के सदस्य जाते हैं। ये बात आधी सही है आधी गलत है। आप कहोगे क्यों भाई? इसलिए गलत है
क्योंकि राष्ट्रपति ने कुछ सदस्यों को मनोनीत किया था ना राज्यसभा में 12 सदस्यों का। पहले हमारे यहाँ लोकसभा में भी 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन होता था, राज्य विधानसभा में भी मनोनयन होता था 1 आंग्ल भारतीय का। और वो हम लोगों ने क्या किया है, 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन्हें जो आंग्ल भारतीय का मनोनयन खत्म कर दिया। क्या अब हम आंग्ल भारतीय का मनोनयन नहीं करेंगे? उसका कारण है इनका जनसंख्या में अनुपात कम होता जा रहा है, ये लॉजिक है, ठीक है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, हम कितने लोगों का मनोनयन करते थे? 2 लोगों का मनोनयन करते थे। लेकिन जब संविधान सभा में सदस्य देखे गए थे उस टाइम पे, तो कितने आंग्ल भारतीय थे? 3 थे। 3 आंग्ल भारतीय सदस्य हमारे संविधान सभा में थे। तो हम लोगों ने कहा ये लोग 3 आ रहा है, लेकिन अगली बार से कहीं ऐसा हुआ ये लोग चुनाव नहीं जीत पाए भारत की आज़ादी के बाद। अभी तो अंग्रेजों का दबदबा है तो ये लोग चुनाव जीत जा रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, हमने कहा है कि हम 2 सदस्यों का मनोनयन आपका करेंगे। लेकिन अब ये परिस्थितियाँ होगी कि अब उनका जनसंख्या में अनुपात इतना कम हो गया, तो हमने कहा अब तुम तो ना के बराबर हो, फिर भी तुम्हें हमें संसद में मनोनयन का कोई अब वैसे भी अब हम अंग्रेजों को गुलाम नहीं है, हमारी मानसिकता भी बदल गई, सरकार में भी बदल गई, ठीक है। आप समझ रहे होंगे सरकारें बदल गई, इसका मतलब क्या है। अब जो मनोनीत सदस्य हैं उनका मनोनयन कौन करता था? राष्ट्रपति करता था। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में ये मनोनीत सदस्य भाग लेंगे, उसके निर्वाचक मंडल में भाग लेंगे, तो फिर ये मनोनीत सदस्य उसी को वोट देंगे जिसने इनका निर्वाचन किया था या जिस पार्टी के तहत थ्रू ये गए थे। मान लो आज बीजेपी की सरकार है, द्रौपदी मुर्मू ने 12 सदस्यों को मनोनीत किया। अगली बार क्या हुआ, थोड़ा अभी ये लोग तो बचे हैं, 12 सदस्य तो रहेंगे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल पूरा हो गया जाता है। अब अगला राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो ये लोग तो बीजेपी को ही वोट देंगे ना, क्योंकि बीजेपी ने वो किया था। एक ऐसी मानसिकता होती है, वैसे जरूरी नहीं है लेकिन लोग ये मान के चलते हैं। तो इन लोगों का जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए अब क्या, आयरलैंड क्या था, एथिक्स का टीचर, उसने खुद ही बता दिया ये मनोनीत सदस्य है ना, इन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में बिल्कुल शामिल मत करना, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, 12 के 12 वोट इधर चले जाएंगे जिस पार्टी ने इन्हें चुनाव मतलब मनोनीत किया है, ठीक है। तो आपको ये कहानी के माध्यम, कहानी नहीं है ये हकीकत है, इनके माध्यम से चीज़ें आपको समझ में आ गई कि नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, और निर्वाचक मंडल में कौन नहीं होता है, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। एक दूसरी बात, ये एक्स्ट्रा बात है, मनोनीत सदस्य नहीं होते। उसके अलावा जो 12 सदस्यों का मनोनयन है ये आयरलैंड से, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। और आर्टिकल 80(1) के तहत, ठीक है। और ये जो होता है ये नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आर्टिकल 36 से 51 तक जो है ये कौन से भाग में है आप बताइए। मैं भाग 3 भाग 4 में से बता दीजिए किस भाग में 36 से 51 तक जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है। और ये जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये आर्टिकल 54 और 55 में है, 54 और 55 में, ठीक है। तो निर्वाचक मंडल में कौन होता है, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा। तो 54-55 कौन नहीं होता है, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। और मनोनयन आयरलैंड से, इतना आपको याद हो गया होगा। ब्रिटेन और यूएसए मैंने ट्रिक से याद कराया था आपको, ठीक है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं क्या बोलता था कि ये ऑस्ट्रेलिया ऐसे समझो ये आपका स्पोर्ट्स का टीचर है। स्पोर्ट्स का टीचर क्या करता है, हमेशा टीम वर्क की बात करता है कि आप टीम वर्क में, और हमारी टीम इंडिया में कितने लोग शामिल हैं। तो हमारी टीम इंडिया में क्या है, कितना है, 8 है ना केंद्र शासित प्रदेश, हाँ ठीक है। 28 तो राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश 36, और एक कैप्टन है संसद, यार हमारी केंद्र सरकार कैप्टन है, जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। केंद्र सरकार कैप्टन है हमारी टीम इंडिया की, इसमें 28 राज्यों के सदस्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये हमारी टीम इंडिया है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है, टीम इंडिया, अब जब टीम इंडिया खड़ी होती है तो टीम इंडिया के लिए जनगण मन का भाषण नहीं चलता है। पूछो क्यों नहीं चलता है जनगण मन का भाषण, तो मैं बताता हूं। आप सोचिए टीम इंडिया के सामने कौन सा भाषण चलता होगा बताइए। टीम इंडिया के सामने चलता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को यथार्थ द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं।
अब आप कहोगे ये क्या है, जनगण मन क्यों नहीं? भाई देखिए, प्रस्तावना की जो भाषा है जनगण मन की तरह ही लगती है ना, कितनी अच्छी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, ये हम जो भाषा शैली है ना, ये हम ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। और जब कोई आपके सामने ऐसा कहेगा हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो आपको एक टीम की भावना फील होगी। यहाँ से तो एक तो आपको प्रस्तावना आपको याद होना चाहिए अपनी, जैसे आपको राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान याद है, वैसे ही आपकी प्रस्तावना आपको याद होना चाहिए। उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, कितने प्रकार की क्षमता है, कितने प्रकार का बंधुत्व है, कितने न्याय की बात की गई है, आपको पता होना चाहिए। 3 न्याय, 5 स्वतंत्रता, ठीक है, 2 प्रकार की क्षमताएं, ठीक है। तो ये हम कहाँ से लिया है? ये प्रस्तावना की जो भाषा है हम ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जैसे टीम इंडिया के सामने ये बात होती है, टीम इंडिया कहती है हम लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, हम साथ साथ काम करेंगे। ममता बनर्जी और मोदी जी आप आपस में देख लीजिए अपना, लेकिन टीम इंडिया रहेगी, वो हमेशा साथ में काम करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, साथ में तो काम करने की कसम खा ली इन लोगों ने इनकी इस प्रस्तावना के माध्यम से, अब साथ में काम करें तो करें कैसे? तो उनने कहा ऐसा कीजिए, आप लड़िए मत, आप अपने सब्जेक्टों को बांट लीजिए। तो केंद्र सरकार ने कहा हमारे पास 100 सब्जेक्ट, केंद्र सरकार ने कहा हमारे पास 100 सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि हम कैप्टन हैं, तो संघ सूची में हमने 100 सब्जेक्ट दे दिए। अब हमारे पास राज्यों की बात आई, राज्य सूची ने को कहा कि तुम्हें 61 सब्जेक्ट मिलेंगे। ममता जी थोड़ी दुखी हुई, पर ठीक है 61। अब फिर भी उनने कहा कुछ सब्जेक्ट और बचे हैं, उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, इन्हें हम संवर्धित सूची में रखेंगे। उन्होंने कहा कितने रखें, 50 नहीं, उन्होंने कहा 52 रखो। 52 के लास्ट में जो 2 हैं, समझ लियो ये दोनों का है, इसका भी है इसका भी है, ठीक है। तो इन पे दोनों कानून बना सकते हैं, तो ये संवर्धित सूची हो गई। यहाँ आपको सब्जेक्ट भी पता चल गया है, 100, 61, 52, ठीक है। ये संघ सूची है, ये राज्य सूची, ये संवर्धित सूची है। इन पे आप भी कानून बनाइए, आप भी कानून बनाइए, दोनों लोग कानून बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी से कहा कि आप बड़े बड़े कॉलेज खोलिए, कोई हमें दिक्कत नहीं है। राज्य सरकारों को कॉलेज खोलना हो तो राज्य होता नहीं है, राज्य यूनिवर्सिटी अलग होती हैं, केंद्रीय यूनिवर्सिटी अलग होती हैं, सेंट्रल स्कूल अलग होते हैं, ऐसे सुना होगा ना आपने। तो ये चालू हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, कुछ चीज़ों पे विवाद हुआ। और जब विवाद चालू हो जाएगा तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने कहा भाई देखो हम तो दोनों को विकल्प दे रहे हैं, आप दोनों बनाइए, जहाँ तक विवाद नहीं होना चाहिए। विवाद है तो फिर क्या, केंद्र की थोड़ी पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि वो कैप्टन है। तो केंद्र का काम है हमारे देश की रक्षा करना, हमारे देश को एकता और अखंडता में, वो आपने जो कसम खाई है प्रस्तावना की भाषा के सामने ये कि हम राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करेंगे, तो एकता और अखंडता की यदि बात करना है तो थोड़ा केंद्र को वरीयता देनी पड़ेगी। तो ऑस्ट्रेलिया ने ममता बनर्जी को थोड़ा समझा दिया कि आप थोड़ा ठीक है। अब यहाँ ये तो ममता जी तो शांत हो गई, शक्तियों का विभाजन हो गया, तो केंद्र और राज्यों के बीच समझ शक्तियों का विभाजन भी हो गया, संवर्ती सूची भी आ गई। मतलब शक्तियों का विभाजन 3 में, राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची, ठीक है। और संवर्ती सूची पे दोनों बना सकते हैं कानून, लेकिन केंद्र का थोड़ा जब टकराव होगा तो केंद्र का कानून मान्य होगा। अब क्या होगा, अब लोकसभा और राज्यसभा में बजने लगी, वहाँ तो शांति हो गई, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में टकराव होने लगा। तो आप कहोगे ये रोज लोकसभा राज्यसभा में क्यों टकराव होने लगा? उसका कारण है, देखिए सांसदी का जब चुनाव होता तो मोदी जी को अच्छी सीटें मिल गई, वो अपनी सरकार बना ली। लेकिन राज्यसभा में ये सदस्य कैसे जाते हैं, राज्यसभा में सदस्य राज्यों की विधानसभा से जाते हैं। तो मोदी जी का एक ममता बनर्जी पे तो मोदी जी भारी पड़ सकते हैं, लेकिन पूरे देश में क्या बीजेपी की सरकार है? नहीं है, कई जगह कांग्रेस की सरकार है। साउथ में तुम्हारा के स्टालिन जो तमिलनाडु का सरकार, तमिलनाडु का ये अलग मामला चलता रहता है, पंजाब में अलग मामला है, आम आदमी पार्टी वगैरह। तो राज्यसभा में ये सब लोग मिल जाते हैं। तो यहाँ कभी कभी ये जो केंद्र में जो सत्ता है जैसे बीजेपी, उस पर ये राज्यसभा में हो सकता है ये राज्यसभा में इनका बहुमत ना हो। आपको पता होना चाहिए कि आधार एक्ट जो था 2016 में, हम लोगों ने इसके कायदे से ऐसे पास होना चाहिए था, लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना चाहिए था। मोदी जी ने कहा कि भाई ये आधार एक्ट है, ये तो धन विधेयक है। तो लोगों ने कहा ये आधार एक्ट धन विधेयक कैसे है, ये इसका तो कोई लॉजिक नहीं है। तो मोदी जी ने कहा इसका एक लॉजिक है, हमें आधार एक्ट इन केंद्र प्रक्रिया कराना है पास, और राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, क्योंकि उसमें तमिलनाडु, पंजाब, बंगाल ये सब हमारे विरोध में हैं, ठीक है। तो उससे तो हम पास नहीं कराने से रहे, तो आधार एक्ट को हम धन विधेयक मानेंगे। आप कहोगे आप धन विधेयक क्या है?
धन विधेयक में क्या होता है, राज्यसभा का पावर कम होता है, राज्यसभा का पावर नहीं होता है धन विधेयक में, ठीक है। लोकसभा का पावर होता है ओनली, राज्यसभा नाम मात्र का होता है धन विधेयक में। तो इसलिए लोकसभा से पारित करा लिया, तो आपको समझ में आ गया है। तो राज्यसभा में इनका क्या बहुमत नहीं है। तो अब तो यहाँ फिर बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा ये तो टीम टूट जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया ने फिर एक और सलाह दी। ऑस्ट्रेलिया ने कहा, संविधान का अनुच्छेद 108 है ना, उसमें संयुक्त बैठक की बात करो। जब तुम दोनों में ऐसा चीज़ ऐसी इंटरलॉक हो जाए, एक दूसरे से नहीं बने, और चीज़ लोकसभा से तो पारित हो जाए, राज्य आप हर चीज़ को तो आप धन विधेयक नहीं बना सकते हो। आधार में थोड़ा बहुत मोदी जी ने लॉजिक दे दिया धन विधेयक का, अब हर चीज़ में तो आप धन विधेयक का लॉजिक नहीं दे सकते हैं। तो जो साधारण विधेयक हैं, तो ऐसा 3 बार ऐसा हुआ है। अब जैसे पोटा है, पोटा कब हुआ था, 2002 में। 2002 में हम लोगों ने पोटा एक्ट में ये क्या हुआ था, संयुक्त बैठक हुई थी। अब पोटा जो है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट का है। अब टेररिज्म अब जो आतंकवादियों को रोकने के लिए वाला बिल है, वो धन विधेयक थोड़ी हो जाए, उसमें तो कोई लॉजिक नहीं दे सकते। आधार में तो हम कह सकते हैं भाई ये धन विधेयक इसलिए क्योंकि हम बैंक के खातों से इसे जोड़ रहे हैं, इसलिए ये धन विधेयक है। अब आतंकवादी को आप बैंक के खाते से तो नहीं जोड़ोगे, आतंकवादी को आरबीआई में तो भर्ती नहीं कराओगे आप, तो इसे कैसे धन विधेयक मानेंगे। तो इसके लिए आपको संयुक्त बैठक करना पड़ेगी, राज्यसभा से भी पारित कराना पड़ेगा। और राज्यसभा से जब पारित कराना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, अगर राज्यसभा से आप नहीं पारित करा पा रहे हो तो उसका होगा संयुक्त बैठक। और संयुक्त बैठक अभी तक हमारी 3 बार हुई है। और कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, लोकसभा का आर्टिकल 108 के। अच्छा, अब ये बता देते 3 बार कब कब हुई है। तो एक तो 1961 में, 1961 में ये दहेज निरोधक विधेयक पर हुई थी। मतलब दहेज से संबंधित हम लोगों ने कहा था कि हम दहेज को अवैध घोषित कर देंगे। तो उस पर कुछ लोगों का मानना था कि दहेज वगैरह की हमारी प्रथाएं परंपराएं आप कैसे अवैध घोषित कर रहे हो। तो उस पर हुई संयुक्त बैठक एक। दूसरी हुई है 1978 में। ये जो हुई थी, ये हुई थी बैंकिंग सेवा आयोग से संबंधित। तो बैंकिंग, जैसे हमारे पास लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी है ना आयोग, वैसे बैंकिंग सेवा आयोग अभी एक एनजेएसी भी बना था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। वो क्या था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था। तो वैसे बैंकिंग सेवा के लिए जो नियुक्ति युक्ति है उससे संबंधित एक आयोग बनाया था 1978 में, उस पर हमारी संयुक्त बैठक हुई थी। ठीक है। तीसरी संयुक्त बैठक हमारी हुई 2002 में, ये पोटा से रिलेटेड हुई थी। पोटा से रिलेटेड आतंकवाद निरोधक विधेयक पोटा पर, ठीक है, 3 बार हुई है। अब आप एक बात मैं बता देता हूँ। अच्छा, अगर हमारे मोदी जी जो होते ना, तो वो तो इसे भी धन विधेयक बना के पास करा देते थे, बैंकिंग सेवा आयोग को, जो 1978 में हुआ। अच्छा बताइए 1978 में किसकी सरकार थी। देखिए 66 से 77 इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। 77 इंदिरा गांधी जी के बाद कौन सा एक ट्रिक है, जलाई माचिस। तो माचिस से मोरारजी देसाई, जलाई माचिस समझा देता हूँ आपको। जा से जवाहरलाल नेहरू, ला से लाल बहादुर शास्त्री, ई से इंदिरा गांधी, ठीक है। माचिस से मा से मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह, ची से, और सा से आप बता दीजिए, ठीक है। ऐसी पूरी ट्रैक है जो पूरे प्रधानमंत्री का नाम है। अच्छा, चौधरी चरण सिंह के बाद कौन बना था, कमेंट में आंसर दीजिए आप लोग, थोड़ा अपना भी दिमाग दौड़ाइए। अच्छा ठीक है। अब आते हैं, देखो इतना हो गया। अब आते हैं व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया ने ली। ये क्यों ली है भाई, बात वही है, टीम इंडिया है। टीम इंडिया में राज्य हैं, संघ हैं और संघ शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अब समस्या ये है, हम लोग व्यापार करते हैं। जीएसटी के बाद तो खैर ये और ज़्यादा, ये वाला भाई आप ध्यान रखना, जीएसटी इसी में आता है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता में, ठीक है। ये फिर और मजबूत हो गया है जीएसटी के बाद में। देखिए, तो आयरलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने फिर कहा भाई टीम वर्क में रहो, टीम इंडिया साथ में रहेगी। तो उसने क्या किया, इससे संबंधित आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में, अनुच्छेद 301 से 307 तक। आर्टिकल 301 से 307 व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित हैं। आप ऐसा समझ लीजिए, अब इसे आप तो पढ़ के रट के निकल जाएंगे, लेकिन ये रट के निकलने वाली चीज़ नहीं है। अगर रट के और जल्दी पढ़ के निकलना है तो भाई लूसेंट को फर्स्ट पेज से उठाओ, 400-500 पेज की बुक है, 1 घंटा में आप 25 से तेज पढ़ना, 25 से 30 पेज पढ़ लेना 20 घंटा में, यानी 2 से ढाई 3 दिन में आप पूरा लूसेंट पढ़ लेंगे। 2.5-3 बहुत ज़्यादा लगेगा, 4-5 दिन, ठीक है, पढ़ लेना। लेकिन उससे कुछ रिजल्ट नहीं निकलना, कुछ याद नहीं होगा। आप एक बार नहीं 1000 बार उसे पढ़ लेना, कुछ नहीं होने वाला उससे। चीज़ों को समझोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये 301 से 307 तक व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता दी है। अब आपको बताओ, ये व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता संबंधित एक पूरा संविधान में एक भाग है,
इसी से संबंधित है पूरा एक भाग, उसके अलावा ना एक अनुच्छेद इधर है ना एक अनुच्छेद उधर है। बताओ कौन सा भाग है? हमारे संविधान में कितने भाग हैं? हमारे संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं और 395 अनुच्छेद थे, अब 450 से ऊपर हो गए हैं। ठीक है, वो आप देख लेना अभी कितने हो गए हैं। ठीक है, अब 22 भाग हैं, 22 भाग में भाग जो 13 है, 22 भाग मेरा है और इसका व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता का भाग 13 है, भाग 13 है। ये भाग 13 भाई इसका नाम क्यों रखा गया? आपको इसे मैं ट्रिक से याद करा देता हूँ। देखिए, व्यापार वाणिज्य करते हैं तो मुनाफा होता है, मुनाफा तो मेरा है, बाकी सब 13 है। ठीक है इसलिए हमारे संविधान में इसका अच्छा सा भाग दिया, भाग 13, मुनाफा मेरा। ठीक है, अब मैं आपको 2 आर्टिकल और बता देता हूं। देखिए, ये जो शक्तियों का विभाजन है ये आर्टिकल 245 में है और 246 में है। आप कहोगे शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ये ठीक है, ये है शक्तियों का विभाजन। और एक अवशिष्ट सूची भी होता है। तो आप कहोगे संवर्ती सूची किस अनुच्छेद के तहत होता है? एक तो 245, एक 246। तो संवर्ती सूची जो है ना ये 246 में, इतना आप याद रखना। ठीक है, क्यों है 246 में उसका भी एक आपको लॉजिक बता देता हूँ। 246 को कैसे याद रखिए, ये दोनों के लिए है, केंद्र और राज्य के लिए। इनका 2, 4 और 6 के भी कितना कितना अंतर है? 2 में 2 जोड़ दो 4, 4 में 2 जोड़ दो तो 6, क्योंकि ये दोनों के लिए, इसलिए 246 है। और इसमें और संवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। 52 के भी लास्ट में 2 है, क्योंकि ये दोनों के लिए है। ठीक है, अब चलते हैं, ये जर्मनी पे आते हैं। देखो, लोग जर्मनी में पढ़ लेते हैं कि आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के निलंबन की शक्ति है। मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति जर्मनी से संबंधित है। ये संबंधी शक्ति से समझिए, ये कैसे संबंधी है? ये संबंधी है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन आप कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में और कौन कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, आपको पता है क्या? देखो मैं बताता हूं। जर्मनी से जो है संबंधित वो 352 से 359 है मौलिक अधिकार, जो क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है ना, आपातकाल से, यहां मैं मौलिक अधिकार नहीं आपातकाल की बात कर रहा हूं। और आपातकाल के दौरान हम मौलिक अधिकार को निलंबन कैसे करेंगे? मौलिक अधिकार तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। ठीक है, लेकिन आपातकाल कौन से भाग में है? आपातकाल भाग 18 में है और अनुच्छेद 352 से 359 तक है। तो पास ही आपके पास में एक और भैया बैठे होंगे, वो बोलेंगे नहीं भाई 352 से 359 तक नहीं, 360 तक है। बिल्कुल सही कहा है आपने। आप यदि मेरा ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन से विषय लिए हैं ये सब देखिएगा, तो मैंने उसमें लिखा है, एक ट्रिक दी थी कि एक व्यक्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने बैठा है और क्या कह रहा है? कह रहा है प्रेमो जूसु न्याय नीरम काफी। ठीक है, तो फिर से प्रस्तावना मो से मौलिक अधिकार ऐसे ही आप दीजिए, न्याय नीरम, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का महाभियोग, कोर्ट के लोगों को हटाएंगे, कोर्ट के जज को हटाएंगे, काफी, काफी हमने लिखवाया था लास्ट में। तो का से कोर्ट के जज को हटाएंगे, फी से फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अर्थात अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, ये हमने जर्मनी से नहीं लिया, ये हमने अमेरिका से लिया है। और यही आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा और आप धड़ल्ले से लगाएंगे जर्मनी, क्योंकि आपातकाल संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए? हमने जर्मनी से लिए हैं। लेकिन भाई ठीक है, फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है वो हमने अमेरिका से ली है, समझ गए? तो पढ़ाने का ये तरीका होना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं कनाडा पे। अब कनाडा पे आते हैं, तो कनाडा को हमने क्या बताया था? ये आपका 22 प्रिंसिपल है, ब्रिटेन प्रिंसिपल है 22 प्रिंसिपल, क्योंकि ये भी सिस्टम की बात करता है और ओल्ड सिस्टम की बात करता है। ये भी केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ देने की बात करता है। ये अमेरिका की तरह राज्यों को शक्तियाँ देने की बात नहीं करता है। ठीक है, हमारे संविधान में जो संघात्मक विशेषता हैं ये हम कहाँ से लिए हैं? ये फेडरल सिस्टम हम कहाँ से लिए? ये हमारा जो यूनियन वाला सिस्टम है, फेडरल नहीं है, यूनियन वाला है। ये भारत राज्यों का संघ है, तो ये हम कनाडा से लिए, क्योंकि भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। भारत कैसा है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। विनाशी राज्यों का, अरे विनाशी राज्यों का आपको बताते हैं। बिहार से झारखंड अलग हुआ कि नहीं हुआ? एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो क्या है? ये राज्य स्थायी है नहीं, विनाशी राज्य हैं। हो सकता है इनमें से एक और अलग हो, कोई यूपी ही 4 भागों में बट जाए, पूर्वांचल में, पश्चिमांचल में और बुंदेलखंड सब अलग हो जाए, तो
तो क्योंकि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, लेकिन कभी भी भारत नहीं बढ़ सकता। भारत एक ही रह गया राज्य, 28 की जगह 38 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला हम कनाडा से लिए। अभी अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया ने क्या था, 3 भागों में चीजें बांट दी थी, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया ने 3 भागों में चीजें बंटवाई दी थी, लेकिन कुछ विषय ऐसे थे उस समय हमारे संविधान निर्माताओं को लगा कि कुछ विषय ऐसे हैं जो अभी तो हमारी नज़र में नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आ सकते हैं। इन फ्यूचर आए भी कई विषय। आज मौलिक अधिकार आ गया, साइबर से संबंधित कानून आ गए हैं, तो चीज़ें बहुत बदल रही हैं। रोबोटिक्स आ रही है, अब उनके लिए अलग अलग से कानून बनेंगे। यूट्यूब को कैसे रोकना है, उस पर जो क्या है चीन का, टिकटॉक पे कैसे बैन लगाना है, तो कौन लगाएगा? ममता बनर्जी टिकटॉक पे बैन लगाएंगी या मोदी जी लगाएंगे? तो मोदी जी लगाएंगे, स्वाभाविक है, पीएम ये है। इन फ्यूचर कहीं वो पीएम बनेंगे तो वो भी लगाएंगे। मैं आपको याद करा रहा हूं, अन्यथा नहीं लेना है, ठीक है? क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, हमें प्रधानमंत्री का थोड़ा तो सम्मान करना चाहिए। सीएम का भी करना चाहिए। जब वो सीएम पीएम बन जाएंगे तो उनका वो पद का ही महिमा होता है, व्यक्ति का महिमा नहीं होता है, ठीक है? अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। तो अब ये शक्तियां केंद्र को ही क्यों दी थी? क्योंकि कनाडा वाइस प्रिंसिपल, उससे हमने ये चीज़ें सीखी हैं। केंद्र के पास क्यों देना है, उसका कारण है, लॉजिक ये है। देखिए, कोई विषय कहीं ऐसा आ जाए इन फ्यूचर में, अभी तो ये संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची में नहीं है, और वो वैसा कहीं राज्यों को मिल जाएगा तो राज्य इतना शक्तिशाली हो जाएगा वो केंद्र पे ही भारी पड़ जाएगा, तो भारत की एकता और अखंडता को खतरा होगा। इसलिए अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, ये राज्यपाल का आजकल, आप चलिए आपका कोई भी पेपर हो तो आप ये ध्यान रखना कि हमारे एक राज्यपाल को जरूर याद रखना, तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि। इनने क्या किया था, तमिलनाडु सरकार जो भी विधेयक वगैरह पास करती है उसमें से तमिलनाडु सरकार का आरोप है, हम ये नहीं कह रहे हैं, उनका आरोप है कि ये 10 में से लगभग हमारे 7-8 विषय तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देते हैं कि इस पर हम नहीं जानते, इस पर तो राष्ट्रपति निर्णय लेंगे, रोक देते हैं। और राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत ये रोकते हैं? 200 के तहत रोकते हैं, और राष्ट्रपति का निर्णय लेता है 201 के तहत लेता है। लेकिन इसमें कोई समय सीमा नहीं है, ये 6 महीना में भेजेंगे राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति 2 साल बाद निर्णय लेगा, और क्या निर्णय लेगा ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है, इनका कोई नहीं चलेगा। इसलिए वहाँ के सीएम M.K. स्टालिन पूरी तरह से परेशान थे, और उनने तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस तमिलनाडु स्टेट का एक वाद चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई राष्ट्रपति ठीक है, लेकिन ये चीज़ क्या होना चाहिए, न्यायपालिका का सिद्धांत हम कहाँ से लिए? अमेरिका से। तो अमेरिका कैसी बात करता है? अधिकारों की बात करता है। तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉजिकली हुई है, आप बिल्कुल रोकिए राष्ट्रपति के लिए, लेकिन राष्ट्रपति को भी एक टाइम लिमिट के अंदर निर्णय लेना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति ने कहा भाई हम तो वरीयता सूची में तुमसे भी ऊपर हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं, हम तो नंबर 1 पे हैं, आप ये कैसे कह सकते हो कि हमसे भी ऊपर हो सकता है? तो हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनने आर्टिकल 143 के तहत, आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से कुछ 14 सवाल की एक लिस्ट थी, वो पूछी है। उनने कुल मिला के ये कहा भाई बताइए, संविधान ने तो टाइम लिमिट दिया नहीं है, लेकिन आप टाइम लिमिट की बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को इतने महीने में पारित करना चाहिए, इतने में नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो आप हमें बता रहे हैं, जबकि संविधान इस चीज़ को नहीं बताया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये बता सकता है कि हमें टाइम लिमिट दे सकता है? एक बात। दूसरी बात, राज्यपाल और राष्ट्रपति जो निर्णय ले रहे हैं उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। न्याय मतलब हम लोग जो निर्णय लेते हैं उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है क्या? ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आते हैं मुद्दे पे। इसीलिए राज्यपाल की नियुक्ति जो है केंद्र के द्वारा करवाई जाती है, क्योंकि कनाडा कैसा था, कनाडा एक ब्रिटिश ही सोच का है, वो ब्रिटिश का ही एक पार्ट था अंग्रेजों का। तो कनाडा चाहता है कि थोड़ा राज्यों पर कंट्रोल रखा जाए, ठीक है? तो राज्यपाल के माध्यम से राज्यों पर केंद्र की सरकार कंट्रोल रख सकती है। एक। अब आते हैं संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। तो संघ और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो कौन से आर्टिकल से है? आप कहेंगे ये जो शक्तियों का विभाजन है, ये वो जो 7वीं अनुसूची है ना, 7वीं अनुसूची, उसमें 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य और संवर्ती सूची। उसके अलावा अपशिष्ट सूची भी है, तो उसके थ्रू है शक्तियों का विभाजन, जैसे कि आपको पहले भी हम बता देते थे। संघ एवं राज्य के भी शक्तियों का विभाजन एक है। लेकिन आप कहोगे अपशिष्ट शक्तियां जो दी रही हैं वो किस आर्टिकल के तहत हैं? जबकि संवर्ती सूची तो 246 के तहत थी, ये 248 के तहत है। तो आप कहोगे
काफ़ी क्लोज हमें दिख रही हैं। एक 245 246 की बात कर रहे थे आप, यहाँ 248 की बात कर रहे हैं। तो आपको एक बता देते हैं, हमारे संविधान में एक भाग है, देखो आप भाग जरूर याद रखिए, भाग से हम लोग आर्टिकल याद रख सकते हैं। कौन सा भाग है? भाग 11 है। आप कहोगे 11, हम बताएंगे 11 क्यों, उसका लॉजिक देंगे। तो भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक हैं, और ये क्या बात करते हैं? ये संघ और राज्यों के बीच संबंध का बात करते हैं, संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात करते हैं। जो संबंध तभी होंगे जब शक्तियों का विभाजन होगा, नहीं तो आप, अगर आपके घर का खेत का बंटवारा नहीं हुआ, आपका एक 20 कट्ठा का खेत है, उसका बंटवारा नहीं हो रहा है, अब ये है, देखिए उसके बाद ये तो आप समझ कर शक्तियों का विभाजन है। अब आजिए आप ऐसा कीजिए, अब चलते हैं राष्ट्रपति के परामर्शी न्याय निर्णयन पे, ठीक है। तो आप देखिए मेरी बात सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णयन है ना, ये राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। और किस आर्टिकल के तहत लेता है? 143 के। जैसे कि मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 विषयों को एक पूछा था उससे सुप्रीम कोर्ट से कि भाई हम लोगों पे आप कैसे ये कह रहे हैं कि संविधान ने टाइम लिमिट नहीं दिया, लेकिन हमें टाइम लिमिट का पालन करना होगा। तो आप इसे कैसे समझिए, हमारे संविधान में लिखा है कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। उसी प्रकार राष्ट्रपति का मर्जी है कि वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले या नहीं ले, मतलब दोनों अपनी मर्जी में है। राष्ट्रपति का मर्जी है वो ले, सुप्रीम कोर्ट का मर्जी है कि वो देगा या नहीं देगा, सुप्रीम कोर्ट का मर्जी है। राष्ट्रपति का भी मर्जी है कि वो ले, वो सुप्रीम कोर्ट जो बात कहेगा वो माने या ना माने, मतलब दोनों का अपना मर्जी है। लेकिन ये प्रावधान हमारे संविधान में अनुच्छेद 143 के तहत लिखा है। हो सकता है हमारे संविधान निर्माताओं को 143 का रियल अर्थ पता होगा। 143 का रियल अर्थ क्या होता है, जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं, ये याद करा रहा हूँ, ये ट्रिक बता रहा हूँ, आई लव यू पढ़ते हैं, आई लव यू। तो जैसे कि आप पटना के गांधी मैदान में गए होंगे, तो मान लो कोई लड़का या लड़की डेट पे आ रहा है, जो होता नहीं है, उसने एक लड़का ने एक लड़की से कहा आई लव यू। तो अब लड़की इसके लिए बाध्य नहीं कि पलट के वो आई लव यू बोलेगी, वो आई हेट यू भी बोल सकती है, ठीक है, वो भी 143 होगा। या लड़की लड़का से कहेगा तो लड़का की इच्छा है कि वो आई लव यू की जगह आई हेट यू बोल सकता है, तो उसका अपना इच्छा, या फिर कुछ बोले ही नहीं, चुपचाप रहेगा। तो आपको एक आर्टिकल कैसे याद रखना, 143। इसमें राष्ट्रपति पूछने के लिए भी बाध्य नहीं है और ना मानने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट भी ना तो बताने के लिए बाध्य है और ना ही उससे ये कहेगा कि आप मानो ही मानो, ठीक है। इसमें क्या बॉन्डिंग नहीं है। तो 143 में क्या नहीं होता, 143 में कोई बॉन्डिंग नहीं होता है, ये स्वतंत्र विचारधारा की बात हो रही है। तो अब ये हो गया कनाडा का पूरा, कनाडा हो गया। अब दक्षिण अफ्रीका पे, कनाडा को मैं हो सकता हूँ आपको एक ट्रिक से याद कराऊं, क्योंकि कनाडा में थोड़ा, मैंने ब्रिटेन और यूएस तो कराया, कनाडा का मुझे लग रहा है कि इसमें आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। और मैं फेलशिप टेक्निक की बात करता हूँ, फेल तो होना ही नहीं है, कह के पास होना है, ठीक है। अब दक्षिण अफ्रीका पे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया हमने, संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया है। मतलब हमारे संविधान में जो संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के, इसके तहत क्या प्रक्रिया होती है। तो आपको प्रक्रिया मालूम है संविधान कैसे है। हमारे संविधान में अलग अलग तरीके से संशोधन होता है, कुछ साधारण बहुमत से होता है, कुछ विशेष बहुमत से होता है, और कुछ चीज़ों में राज्यों की भी सहमति लेना पड़ती है, राज्यों का सहमति, और कुछ में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेना पड़ती है। आप ऐसे समझिए, अगर कोई ऐसा है राज्य सूची के विषय से संबंधित कोई हम फेरबदल कर रहे हैं, राज्य सूची से कुछ सब्जेक्टों को हटा रहे हैं। पहले हमारी राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट थे, पहले हमारी राज्य सूची में थे 66 सब्जेक्ट, हमने 5 कम करके संवर्ती सूची को देख के 47 + 5 52 कर दिया, और 61 से 5 घटा के 66 से 5 घटा के 61 कर दिए राज्य सूची में, ठीक है। लेकिन अब क्या, राज्य सूची से संबंधित विषयों में फेरबदल करना है तो हमें राज्यों की भी अनुमति लेना पड़ती है, आधे से अधिक राज्यों का अनुमति लेना पड़ता है, ठीक है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया, उसका प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, देखिए आयरलैंड से हमने वो 12 सदस्यों का मनोनयन लिया था, जबकि दक्षिण अफ्रीका से हमने निर्वाचन लिया था। जब मैं बिहार दरोगा मेंस दे रहा था तो मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था, निर्वाचन कहाँ से लिया, मनोनयन कहाँ से लिया, ठीक है। तो ये बताइए ये कौन से आर्टिकल के तहत है जो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया, उसे संविधान में कहीं ना कहीं तो रखा ही होगा ना हमें। तो आर्टिकल्स बताइए आप,
देखिए अनुच्छेद 80 का जो 4 है, 80 के 4 से तो हम राज्यों के इनका निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचन लेते हैं, जबकि 80 के 1 से हम लोग राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन की बात करते हैं। 80 का 1, 80 का 4। आप पूछिए मनोनयन आपने पहले क्यों रखा? क्योंकि आयरलैंड वाला हम पहले पढ़े हैं ना, इसलिए हम लोग पहले पे रखा, ये चौथे पे रखा दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है, यहाँ आपको कन्फ्यूज नहीं होना। रूस से क्या लिया? तो मैंने क्या कहा था, यूएसए और रूस दो एक छात्र नेता है, जिसमें यूएसए तो चुनाव जीत गया, रूस थोड़ा बैक सीट पे चला गया। तो रूस एक ऐसा छात्र है जो ज़्यादा पैसा वाला नहीं है, लेकिन बात करता है किसकी? ये अमेरिका अधिकारों की बात करता है, रूस कर्तव्यों की बात करता है। रूस कहता है हमारे अधिकार बहुत हैं, मान लिया, लेकिन क्या हमारे कॉलेज के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? आप लोग कचरा फैला रहे हैं, कॉलेज की दीवार को तोड़ देकर आप भाग रहे हैं स्कूल से, तो आप जो उद्दंड मचा के रखे हैं, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं, तो ये रूस इसकी बात करता है मौलिक कर्तव्यों की, जबकि अमेरिका मौलिक अधिकारों की बात करता है। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से इनका नहीं बनता है। जापान क्या है? जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करता है, और ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है? ये आर्टिकल 21 से है जापान। जबकि मौलिक कर्तव्य बताइए, मौलिक कर्तव्य हमने 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति है, इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, उसमें एक आर्टिकल 51A जोड़ा गया था। पहले हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन इंदिरा गांधी का रूस से अच्छा दोस्ती था, इसलिए 51A जोड़ लिया उनने हमारे संविधान में। ठीक है, और संविधान में संशोधन की कौन सी प्रक्रिया? 368 की प्रक्रिया का उपयोग किया, संविधान में संशोधन किया, संशोधन करके 51A जोड़ दिया। ठीक है, जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के, इसमें मैं इसका एक नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा, एक पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगा। देखिए पॉजिटिव सुनिए, आपने सबने वो मिर्जापुर करके एक वेब सीरीज है, वो तो देखा होगा। उसमें एक मुन्ना भैया है, मुन्ना भैया कालीन भैया के लड़का है। अब मुन्ना भैया ने किसी को गोली ठोक दिया, दूल्हे को गोली मार दिया। अब मिर्जापुर पे कंट्रोल किसका है? कालीन भैया को। तो कालीन भैया के लोग आके पुलिस से बोलेंगे कि भाई देखो मुन्ना भैया के खिलाफ कोई केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब इसका विरोध करते हैं, हम सब मुन्ना भैया के साथ हैं। तो आप कहोगे इसके प्रस्तावना में तो लिखा है कि हम भारत के लोग, जब भारत के लोग कह रहे हैं कि मुन्ना भैया को कोई सजा नहीं होना चाहिए, तो कैसे? तो फिर क्या है? यही जापान द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो पुलिस कहेगी भाई हम ये नहीं मानेंगे कि सजा किसको, पुलिस या न्यायालय ये कहेगा कि हम ये नहीं मानेंगे, आप क्या कह रहे हैं, हम ये देखें कानून में क्या लिखा है। जो कानून में लिखा होगा कानून का ही पालन होगा, कानून की प्रक्रिया का पालन होगा। ठीक है, तो कानून में जो इसका प्रावधान होगा वो प्रक्रिया चलेगी, ऐसे समझ लिया। एक इसके अपोजिट में होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो अमेरिका से लिया गया। जापान तो कह रहा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान कह रहा है विधि की न्यायोचित प्रक्रिया। मतलब ये विधि द्वारा स्थापित क्या है? विधि द्वारा स्थापित का मतलब होता है हमारी लोकसभा से पास हो जाए कोई बिल, फिर राज्यसभा से पास हो जाए, फिर राष्ट्रपति का अनुमति मिल जाए, गजट में पास हो जाए, यही तो प्रक्रिया है। ठीक है, अगर ऐसे कोई चीज़ पास हो जाए तो वो सही है, जापान कह रहा है। ठीक है, अमेरिका भी कह रहा है बिल्कुल सही है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन अमेरिका ये पूछ रहा है अगर भारत एक ऐसा कानून बना दे, मोदी जी मतलब जो भी कानून बनाने जो भी सरकार है वो ऐसा कानून बना दे कि भारत में क्या होगा, 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें सप्ताह में एक ही दिन खाना दिया जाएगा, क्योंकि खाने का शॉर्टेज है, ये लोग कोई ज़्यादा काम कर नहीं रहे हैं, इसलिए इन्हें एक दिन का खाना दो बस सप्ताह में, बाकी 6 दिन इन्हें भूखा रखो। ठीक है, तो और वो हम लोकसभा से भी पास करा लेते हैं, राज्यसभा से भी, और राष्ट्रपति की भी साइन करा लेते हैं, वो तो बिल पास हो गया। लेकिन अमेरिका कहता है भाई, अमेरिका का न्यायालय, अब वो चीज़ न्यायालय में चली जाएगी कि नहीं चलाएगी? न्यायालय कहेगा कि पागल हो गएगा तुम। हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का है कि आप जो कानून तो पास कर रहे हैं बिल्कुल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के थ्रू ही होना चाहिए, लेकिन वो न्यायोचित भी होना चाहिए। ये तो 50 साल से ऊपर का 51 साल का आदमी है, वो एक टाइम ही खाना खाएगा, एक सप्ताह में एक ही दिन खाना खाएगा, ये कौन सा कानून हुआ? तो कानून ऐसा पारित करो जो लॉजिकल हो। और उसी के तहत क्या है, हमारे संविधान में जो एक NJC एक्ट बना था, 99 संविधान संशोधन था, इसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरा रद्द कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ, उसमें मौलिक ढांचा का, संविधान का मौलिक ढांचा की बात कही गई। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई, तो उसमें कहा गया हमारा संविधान को मजबूत करना है, संविधान को कमजोर नहीं करना। जो संसद कोई भी संशोधन करेगी संविधान को मजबूत करने के लिए, कमजोर करने के लिए नहीं। तो ठीक है, समझिएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीड्यूर स्टेब्लिश ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अंतर अमेरिका और जापान में। ठीक है, अब आते हैं 10वें नंबर पे, फ्रांस से हमने क्या लिया?
गणतंत्र, प्रस्तावना, स्वतंत्रता, समता और बंधुता की बात हमने फ्रांस से ली है। ठीक है, ये फ्रांस की क्रांति से ली है जो 1789 में हुई थी, फ्रांस की क्रांति, वहाँ से हमने ये चीज़ें ली हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात ली है। अच्छा, और जो आपातकाल है वो हमने 352 से 359 वो जर्मनी के बीमर संविधान से लिया था। जर्मनी में 2 संविधान हैं, बीमर संविधान जो है हिटलर के समय का संविधान था, और इसी का देखो आपातकाल क्या, रुकिए आपातकाल क्या, आपातकाल से क्या करता है, राष्ट्रपति हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देता है ना, हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा, राष्ट्रपति का मन मर्जी, हमें लाठी दे, डंडा दे, कुछ भी कर सकता है। हिटलर ने क्या किया था, इसी का उपयोग करके तानाशाही स्थापित कर दी थी जनवरी में, और परिणाम स्वरूप सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, द्वितीय विश्व युद्ध, सभी ने सुना होगा। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने देश की एकता अखंडता की रक्षा के लिए 352 से 359 तक इसका भी प्रावधान किया है, लेकिन इनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। हम लोगों ने न्यायालय के माध्यम से रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की है, वो हम आगे आपको बता देंगे। तो ये जो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस में क्रांति हुई थी तो हमने फ्रांस से गणतंत्र लिया है, जैसे कि हमारा देश रिपब्लिक है, यहाँ का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, कोई राजा या रानी की संतान नहीं होता, तो हम रिपब्लिक हैं। और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात की गई है, ये भी हम फ्रांस से लिए। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, तो 5 प्रकार की हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। समता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बंधुता कौन सी है, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता है। ठीक है, तो इसी के चलते हम लोगों ने अपने देश को एक रखने के लिए बहुत कुछ ऐसे प्रावधान किए। तो फ्रांस, लेकिन आपकी परीक्षा में पता क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, छोटा परीक्षा दे रहे हैं तो पूछा जाएगा, आपका बड़ा बीपीएससी टाइप परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें ये पूछा जाएगा क्या स्वतंत्रता और समानता का बंधुत्व हम फ्रांस की क्रांति से लिया है। तो उससे पहले क्या भारत में स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व की कोई बात नहीं करता था, बिल्कुल करते थे। आपने अशोक का धम्म सुना होगा, चलो अशोक के धम्म से संबंधित कुछ चीज़ें बताइए। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है, तो अशोक क्या कहते थे, अशोक कहते थे सब प्राणी सुखी हो, माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की आज्ञा मानो, दया करो, दान दो, सत्य बोलो, स्वच्छता, शौच, सब जीवों के प्रति अहिंसा, अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णुता, मधुर वाणी बोलो, क्षमा करो, अपने धर्म पर स्थित रहो, अहिंसा ही परम धर्म। ये सब अशोक की है। इनका कोई एक ऐसा था, सभ्य पान भूतिता शोका महम, माता पितु गुहारा, गुरु सुत्रता, दया दानम, सत्यम शुचि शौचम, सभ्य पानुष अभिहिंसाम। ठीक है, तो ये क्या है, ये आज से थोड़ी, हमारे यहाँ तो बहुत प्राचीन काल से सब चलता आ रहा है। तो ये नहीं समझना कि हम लोगों ने कहीं किसी की कॉपी की है, लेकिन उनको आधुनिक परिस्थितियों में उन लोगों ने ढाला, तो लेने में कोई बुराई नहीं। बी आर अम्बेडकर ने सीधा कहा है, ज्ञान की कभी कोई चोरी नहीं होती है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, अब आते हैं भारतीय संविधान के। इसके अलावा हमारे यहाँ पहले से अंग्रेजों का रूल था, अंग्रेजों ने 1935 का अधिनियम दिया था, वो काफ़ी बड़ा अधिनियम था, उसमें 321 अनुच्छेद थे। वो 321 अनुच्छेद में से हम लोगों ने 250 अनुच्छेद अपने संविधान में, वो जो ज़्यादातर प्रशासनिक वर्गीकरण संबंधित हैं, इनका आपके संविधान पे कुछ ज़्यादा, भले ही 250 हैं, लेकिन इनका वो प्रभाव नहीं है जो होना चाहिए। ये तो एक ढांचा मात्र देते हैं। ठीक है, 1935 के अधिनियम से हमने 250 लिए हैं, 395 में से उनके पास 321 से लेगा, अभी हमारे 395, ये हमारे संविधान की बात हो रही। और शब्दशः ले लिए हैं, इन थोड़ा बहुत परिवर्तन किया, इनमें जरूरत ही नहीं थी, शब्दशः ले नहीं था। अब हमारे यहाँ जिला प्रशासन कलेक्टर देखेगा, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होंगे, पहले भी थे, अब हमारे पास हैं, तो इनमें क्या बदलना है, अगर संविधान में बदल के कलेक्टर की जगह चपरासी जिला प्रशासन देखता का, वो चीज़ें तो वही रहेंगी। इंसान चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसका पूजा पद्धति बदल जाएगा, खाएगा तो वो रोटी सब्जी ही, नहाएगा धोएगा तो वो हिंदू भी हो चाहे मुस्लिम भी हो। इसी तरह 1935 के अधिनियम में ज़्यादा फेरबदल की जरूरत नहीं थी और बेमतलब में बदलने की जरूरत नहीं थी। ठीक, क्योंकि व्यवस्था पहले ही से बनी हुई थी। तो आपको पूरा समझ में आ गया। हालांकि ये जो संविधान के स्रोत हैं, ये समझ लीजिए 40 से 50 शब्द हैं और हर एक शब्द एक ज्ञान अर्थ देता है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, ये देखिए अलग, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये बहुत अपने आप, हाँ ये अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 21 से। जितनी बात इस पर करो, आप बात करते ही जाओगे, बात कभी खत्म होने वाली नहीं। लेकिन हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड चल रहे हैं। मैंने आपको संविधान के भाग और संविधान के अनुच्छेद यहाँ इसलिए बताएं क्योंकि आपको जब मैं संविधान के भाग पढ़ाऊंगा ना, तो आपको जब जैसे ही वहाँ पढ़ाऊंगा तो आपको यहाँ की बातें याद आना चालू हो जाएंगी कि यार सर ने तो बताया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21, तो ये तो जापान से हमने ली थी। ये जो भाग 13 की बात हो रही, सर ने 13 और मेरा का कोई लॉजिक दिया था, वो किस में दिया था, तो आप सोचो कि यार 13 मेरा, मुनाफे की बात हो रही थी, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता की बात हो रही थी। अभी तक आपको क्या 22 भाग पूरे याद हैं?
अगर याद भी हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है याद करना, बड़ी बात यह है कि उसे समझना कि वो बात कहाँ कर रहा है। अनुच्छेद 245 से 248 से संवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची क्या है, आपसे शक्तियों के बंटवारा क्यों हुआ, ये सब आपको पता होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन उठा पाएंगे। और विश्वास मानिए आप मुझसे इस तरीके से संविधान पढ़ लेंगे, हमारा बेस रहेगा लूसेंट, मतलब नींव लूसेंट की रहेगी, उसके ऊपर हम कुछ क्रिएटिविटी कर 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 ऐसा बना देंगे आप कोई भी एग्जाम, आप खुद बैठ जाना उस मतलब आप संविधान है, संविधान के 100 क्वेश्चन उठा के बैठ जाना कोई भी एग्जाम। और अपना आपका दूसरा भाई लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हो चाहे घटना चक्र पढ़ रहा हो, दोनों बैठ के क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेना, आपको अंतर पता चल जाएगा, आपको नॉलेज लेवल पता चल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। धन्यवाद। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सबको मनचाहा लक्ष्य मिले, सरकारी नौकरी जरूर मिल जाए।